हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंडरस्टूड अड्डा। इस वीडियो में हम सब लुसेंट समान ज्ञान बुक से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का पहला टॉपिक पर्यावरण एवं सतत विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत कुल 6 टॉपिक पढ़ना है, तो एक बार हम सभी टॉपिक के नाम को देख लेते हैं। इसमें पहला टॉपिक है पर्यावरण एवं सतत विकास, दूसरा टॉपिक है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकीय तंत्र, तीसरा टॉपिक है जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, चौथा टॉपिक है प्रदूषण, पांचवा टॉपिक है ओजोन परत एवं हरित गृह प्रभाव और छठा टॉपिक विविध है। तो आइए पर्यावरण एवं सतत विकास के बारे में पढ़ते हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति एक फ्रेंच शब्द इन्वायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ घेरना या घिरा हुआ होता है। प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट परिवेश में रहता है। जीव एवं उसका परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। किसी जीव या जीवों का यही परिवेश पर्यावरण कहलाता है, यानी सजीवों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों आदि के आसपास अथवा उनके चारों ओर उपस्थित आवरण ही पर्यावरण है। और उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक या अजैविक तथा जैविक संघटकों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पर्यावरण स्थिर नहीं रहता, जैविक और अजैविक दोनों ही घटकों में परिवर्तन होता रहता है। अधिकांश परिवर्तनों को जीवधारियों यानी कि जीवधारी सहन कर लेते हैं। जिस सीमा तक जीवधारी वातावरण में हुए परिवर्तन को सहन कर लेते हैं उसे सहनशीलता परास कहा जाता है। पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, इसका अभिप्राय प्राकृतिक परिवेशों से है, अर्थात भूमि, जल, वायु, पादप और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल को सम्मिलित किया जाता है। और उसके बाद मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में है। मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखकर कुछ निर्माण एवं परिवर्तन किए हैं। इस प्रकार मानव द्वारा निर्मित परिदृश्य मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। फसल उत्पादन, वाणिज्यिक, व्यापारिक संकुल, औद्योगिक संकुल एवं परिवहन संकुल आदि को इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। उसके बाद पर्यावरण के संघटक के बारे में पढ़ लेते हैं। पर्यावरण के संघटकों को 3 प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया जाता है। भौतिक या अजैविक संघटक। पहला क्या है? भौतिक या अजैविक संघटक। इसके अंतर्गत स्थल, वायु तथा जल एवं उनके उप संघटकों को सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद है जैविक संघटक के बारे में। इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है। और उसके बाद है ऊर्जा संघटक के बारे में। इसके अंतर्गत सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। और उसके बाद पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं के बारे में देख लेते हैं। जैविक एवं अजैविक तत्वों के योग को पर्यावरण कहते हैं। जैविक विविधता, प्राकृतिक वास तथा ऊर्जा किसी पर्यावरण के मुख्य तत्व होते हैं। पर्यावरण में समय तथा स्थान के साथ परिवर्तन होता रहता है। पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन करता है, जो विभिन्न जलवायु एवं विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। उसके बाद
पर्यावरण जैविक एवं अजैविक पदार्थों के व्यवहारिक संबंध पर आधारित होता है। पर्यावरण की कार्यवाही ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है। पर्यावरण सामान्यतः पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने की ओर अग्रसर रहता है। और उसके बाद वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बारे में देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है जो पर्यावरणीय स्थिति और देशों की स्थिरता को मापता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को एक द्विवार्षिक सूचकांक के रूप में वर्ष 2002 में येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के रूप में शुरू किया गया था। और उसके बाद पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक टीम पर्यावरणीय डेटा को ऐसे संकेतकों में बदल देती है जो देशों का मूल्यांकन 0 से 100 सबसे निम्न से सर्वश्रेष्ठ के पैमाने पर करते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 वर्ष 2022 की रैंकिंग में डेनमार्क शीर्ष पर है। यूनाइटेड किंगडम एवं फिनलैंड क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत सबसे नीचे है। वर्ष 2020, 2018 एवं 2016 के सूचकांक में क्रमशः 168वें यानी कि 20 में 168वें, 18 में 177वें और 2016 में 141वें स्थान पर था। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान पूछेगा तो 8वां हो जाएगा। और कुल 63 देशों में यह रैंकिंग जारी किए गए थे। और पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर कोई भी देश नहीं है और चौथा स्थान पर डेनमार्क है। और उसके बाद पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको रियो समिट के नाम से भी जानते हैं, और यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से देखिए। स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972 की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास का सम्मेलन था। और उसका रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई जो अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि UNFCCC के तहत निधि उपलब्ध कराती है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 की मुख्य उपलब्धि एजेंडा 21 समझौता है। एजेंडा 21 पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमता को समाप्त करने पर बल देता है। उसके बाद एजेंडा 21 के मुख्य रूप से निम्न 4 उद्देश्य हैं, यानी एजेंडा 21 का मुख्य 4 उद्देश्य हैं जो इस प्रकार है। जैव विविधता का सर्वेक्षण एवं संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, विकासशील देशों में गरीबी निवारण एवं जनसंख्या नियंत्रण, पूंजी हस्तांतरण को उदार बनाने पर बल, सबको खाद्य, स्वच्छ जल एवं सामाजिक सुरक्षा। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन के बारे में Rio+5 यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यानी कि फर्स्ट रियो समिट 1992 इसमें हुआ था। इसमें 5 ऐड करेंगे तो 1997 आएगा। तो Rio+5 1997 ईस्वी न्यूयॉर्क USA में आयोजित किए गए थे। Rio+10 2002 में जोहान्सबर्ग अफ्रीका यानी कि दक्षिणी अफ्रीका। और उसके बाद Rio+20 2012 रियो डी जेनेरियो ब्राजील। और उसके बाद फर्स्ट रियो समिट भी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुए थे। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 ईस्वी को की गई थी। और उसके बाद पर्यावरण
संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 ईस्वी स्टॉकहोम के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। कितने अनुच्छेद के तहत? 253 अनुच्छेद के तहत। और भोपाल गैस त्रासदी का घटना 3 दिसंबर 1984 का है और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था और सूत्र क्या होता है? CH3NCO होता है। और उसके बाद ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उसे इकोमार्क 1991 से प्रारंभ प्रमाण पत्र दिया जाता है। यानी कि इकोमार्क प्रमाण पत्र देने का प्रारंभ कब से होते हैं? तो 1991 से होते हैं। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया था। और उसके बाद पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। 22 जुलाई 2010 ईस्वी को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया। अब इसके स्थान पर आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखा गया। और उसके बाद राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का गठन 18 अक्टूबर 2010 ईस्वी को की गई थी। विभिन्न संगठन एवं संस्थान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको शॉर्ट फॉर्म में UNEP के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि NEERI नीरी फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, संस्थान है। तो इसकी स्थापना वर्ष 1958 ईस्वी में नागपुर में की गई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी का गठन 1958 ईस्वी में नागपुर में की गई थी। इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एवं हैदराबाद में है। और उसके बाद इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है वाटर सप्लाई सीवरेज प्लान औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए शोध एवं विकास हेतु कार्य करना। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। यानी कि नीरी नामक जो संस्था है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण NEAA है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की गई थी। NEA का गठन यानी कि नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी का गठन 1997 ईस्वी में किया गया था। इसका गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसके स्थापना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई करना है। उसके बाद है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन 17 मार्च 1951 ईस्वी को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य कार्य पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाए जाते हैं। और उसके बाद पर्यावरण संरक्षण एजेंसी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 ईस्वी को हुई। यह संयुक्त राज्य अमेरिका
की संघीय एजेंसी है। और उसके बाद इसका संबंध मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से है। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। इसके कार्यालय 55 से अधिक देशों में स्थापित है। यानी कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। इसके कार्यालय 55 से अधिक देशों में स्थापित है। और उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। उसके बाद मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणा। आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध परस्पर सहभागिता एवं स्वावलंबन पर आधारित रहा है। फिर से इस लाइन को पढ़ देते हैं। आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध परस्पर सहभागिता एवं स्वावलंबन पर आधारित रहा है। विभिन्न विचारकों, भूगोलविदों एवं पर्यावरणविदों ने मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंध को एक विचारधारा के रूप में विश्लेषित किया, जो पर्यावरण की विभिन्न अवधारणाओं के रूप में प्रकट किए गए हैं। कुछ प्रमुख अवधारणाएं निम्न इस प्रकार है, तो उसको देख लेते हैं। नियतिवादी अवधारणा। तो पहला अवधारणा नियतिवादी अवधारणा है। एफ रेटजिल ने मानव एवं पर्यावरण के संबंध में नियतिवादी अवधारणाओं को जन्म दिया। इनके अनुसार मानव जीवन की प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर है, अर्थात मानव की उन्नति, अवनति एवं विकास की दर पर्यावरण पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में यह उपागम प्रकृति ने मनुष्यों को बनाया है के सिद्धांत पर आधारित है। इस अवधारणा में पर्यावरण एवं प्रकृति सक्रिय है और मानव निष्क्रिय है। यह सिद्धांत का प्रभुत्व 1920 ईस्वी तक बना रहा। इसके समर्थक हम्बोल्ट व कार्ल रिटर जैसे भूगोलवेत्ता रहे। इस अवधारणा की आलोचना विशेष रूप से फ्रांस की भूगोलवेत्ताओं ने की। यानी कि नियतिवादी अवधारणा में क्या होता है, नियति यानी कि प्रकृति सर्वोत्तम होती है और मनुष्य प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद संभववादी अवधारणा। विडाल डी लाप्लास। और नियतिवादी में किस किस भूगोलवेत्ता के बारे में पढ़े? एफ रेटजिल, हम्बोल्ट व कार्ल रिटर। और उसकी यह सब नियतिवादी अवधारणा के प्रवर्तक यानी कि समर्थक थे। तो इसको आप सब याद रखिए, एफ रेटजिल और हम्बोल्ट व कार्ल रिटर। एफ रेटजिल, हम्बोल्ट व कार्ल रिटर। और उसके बाद 1920 ईस्वी तक नियतिवादी अवधारणा का पूरा वर्चस्व रहा। और नियतिवादी अवधारणा का आलोचना कौन करने लगे? फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं ने। उसके बाद संभववादी अवधारणा के बारे में है। संभववादी अवधारणा विडाल डी लाप्लास। नियतिवादी अवधारणा के आलोचक विडाल डी लाप्लास ने संभववादी अवधारणा को जन्म दिया। इस अवधारणा के समर्थकों में ब्रूंज, ईसाबोमेन, एल फेब्रे व डिमांजिया जैसे भूगोलवेत्ता थे। इसके अनुसार मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय अभिकर्ता माना जाता है। मनुष्य पर्यावरण को इतना परिवर्तित कर सकता है कि परिवर्तित पर्यावरण मनुष्य एवं उसके समाज हेतु अनुकूल हो जाए। यानी मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है एवं उसमें हर प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। यानी कि संभववादी अवधारणा में मानव को सर्वोत्तम दिखाने का प्रयास किया गया है। और संभववादी अवधारणा के समर्थक थे विडाल डी लाप्लास। और उसके बाद जो नियतिवादी अवधारणा के आलोचक भी थे ब्रूंज, ईसाबोमेन, एल फेब्रे एवं डिमांजिया, ये सब संभववादी अवधारणा के प्रवर्तक थे। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एल फेब्रे ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एल फेब्रे ने किया था। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एल फेब्रे ने किया था।
उसके बाद नव नियतिवादी अवधारणा के बारे में है। यह अवधारणा दोनों ही अतिवादी अवधारणाओं का खंडन करती है। यानी कि दोनों अवधारणा कौन कौन? एक परिनियतिवादी जिसमें प्रकृति सर्वोत्तम था, यानी कि अपना सब प्रकृति में मानव चेंज नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद नियतिवादी यानी कि नियति नहीं बोलते, नियति है ऐसा हो गया, तो उसमें मानव कुछ नहीं कर सकता है। और संभववादी, संभव है हम कुछ कर सकते हैं, तो संभववादी। और उसके बाद नव नियतिवादी अवधारणा के बारे में, यह अवधारणा दोनों ही अतिवादी अवधारणाओं का खंडन करती है। ग्रिफिथ, टेलर एवं O.H. स्पेट जैसे भूगोलवेताओं ने प्रकृति की एक पक्षीय दोहन की आलोचना की और बताया कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने प्रकृति के संदर्भ में रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ की नीति अपनाने को कहा एवं बताया कि प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें एवं उसके बाद अपने विकास नीतियों का निर्धारण करें। तो इसको फिर से देख लेते हैं। नव नियतिवादी अवधारणा, यह अवधारणा दोनों ही अतिवादी अवधारणाओं का खंडन करती है। ग्रिफिथ, टेलर एवं O.H. स्पेट जैसे भूगोलवेताओं ने प्रकृति की एक पक्षीय दोहन की आलोचना की और बताया कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी हो सकता है। नवनियतिवादी के समर्थक कौन कौन थे? तो ग्रिफिथ, टेलर O.H. स्पेट, ग्रिफिथ, टेलर O.H. स्पेट। और उसके बाद वस्तुतः आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः टिकाऊ या सतत विकास नव नियतिवादी अवधारणा से ही संबंध रखता है। टिकाऊ या सतत विकास का संबंध नव नियतिवादी अवधारणा से ही है, टिकाऊ एवं सतत विकास। तो ग्रिफिथ, टेलर O.H. स्पेट, ग्रिफिथ, टेलर O.H. स्पेट नव नियतिवादी अवधारणा से संबंधित है। रुको और जाओ, उन्होंने प्रकृति के संदर्भ में रुको और जाओ की नीति अपनाने को कहा। नवनियतिवादी अवधारणा में रुको और जाओ की नीति अपनाने को कहा गया। और सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा, सांस्कृतिक निश्चयवाद के जनक प्रोफेसर कार्ल ओसावर थे। सांस्कृतिक निश्चयवाद के जनक कौन थे? तो सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा, सांस्कृतिक निश्चयवाद के जनक प्रोफेसर कार्ल ओसावर थे। के अनुसार मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी तकनीक या विकास करता है तथा अपने संसाधनों का उपयोग करता है। इस अवधारणा में मानव की सक्रियता पर बल दिया गया। उनके अनुसार मानव स्वयं अपना इतिहास रचता है। उसके अनुसार मानव स्वयं अपना इतिहास रचता है। हमारी संस्कृति हमारी वर्तमान परिस्थितियों के, फिर से हमारी संस्कृति हमारी वर्तमान परिस्थितियों व आर्थिक उन्नति को निर्धारित करती है। सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रियता प्राप्त की। सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रियता प्राप्त की। और सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा के समर्थक थे प्रोफेसर कार्ल ओ सावर, यानी कि सांस्कृतिक निश्चयवाद का जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? प्रोफेसर कार्ल ओ सावर। और उसके बाद पारिस्थितिकीय अवधारणा, पारिस्थितिकीय अवधारणा के बारे में है। यह अवधारणा पारिस्थितिकी के आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है तथा यह मनुष्य एवं प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य सौहार्दपूर्ण यानी कि मैत्रीपूर्ण संबंधों पर बल देता है। फिर से इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। पारिस्थितिकी अवधारणा के बारे में है। यह अवधारणा पारिस्थितिकी के आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है तथा यह मनुष्य एवं प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों पर बल देता है। इसके अनुसार मनुष्य एवं प्रकृति एक दूसरे के साथ सामंजस्य एवं अवलंबन का संबंध होना चाहिए। फिर से इसके अनुसार यानी कि पारिस्थितिकी अवधारणा के अनुसार मनुष्य एवं प्रकृति का एक दूसरे के साथ सामंजस्य एवं अवलंबन का संबंध होना चाहिए, न कि विनाशी संबंध। मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है, अतः उससे इस ग्रह के प्रबंधक की भूमिका अपेक्षित है। यह
प्रबंधन पारिस्थितिकीय संतुलन को कायम करेगा। हमारा पर्यावरण एक बंद तंत्र है एवं इसके संसाधन सीमित है, जिनके निर्माण की प्रक्रिया भी धीमी है। अतः इन संसाधनों का उपयोग उचित तरीके से एवं मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। उसके बाद पर्यावरण में एक अंतः निर्मित स्वतः नियंत्रक क्रियाविधि होती है, जिसे होम्योस्टेटिक क्रियाविधि कहते हैं। पर्यावरण में एक अंतर्निर्मित स्वतः नियंत्रक क्रियाविधि होता है, जिसे होम्योस्टेटिक क्रियाविधि कहते हैं। मनुष्य अपने क्रियाकलापों द्वारा इसमें परिवर्तन करता है। जब यह परिवर्तन सहन सीमा से अधिक हो जाता है तो विभिन्न भयावह समस्याएं उत्पन्न होती है, जो मनुष्य सहित पूरी प्रकृति के लिए विनाशक होती है। राष्ट्र का विकास एवं स्थिरता पारिस्थितिकीय स्थिरता पर निर्भर करती है। और उसके बाद है अमेरिका की प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता मिस सेम्पल के अनुसार मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति है। अमेरिका की प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता मिस सेम्पल के अनुसार मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति है। और उसके बाद चार्ल्स डार्विन के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में संघर्ष करके वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है। तो इस वैज्ञानिक जो भूगोलवेत्ता है, इसके कथन को भी आपसे याद रखिए। अमेरिका की प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता मिस सेम्पल के अनुसार मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति है। चार्ल्स डार्विन के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में संघर्ष करके वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है। उसके बाद सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में है। सतत विकास जिसको निर्वहनीय या निरंतर अथवा स्थायी विकास, फिर से इस लाइन को पढ़ लेते। सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत या इसको निर्वहनीय या निरंतर अथवा स्थायी विकास शब्द का प्रयोग पहली बार IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण नीति में किया था। 1987 ईस्वी में WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस शब्द की परिभाषा और कार्य पद्धति की व्याख्या की, जिसे कि UNO ने स्वीकार कर लिया, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं में समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, यानी कि इसमें भावी पीढ़ी का भी ख्याल रखा जाता है। यानी आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही निर्वहनीय या सतत विकास है। उसके बाद प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा में सतत विकास के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया। 2012 के रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था। 2012 के रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था। इस सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। और उसके बाद सतत विकास या अस्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक ब्रंटलैंड 1987 थे। सतत विकास या अस्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक ब्रंटलैंड 1987 ईस्वी, यानी कि ब्रंटलैंड सतत विकास या अस्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक थे। अस्थायी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान इम्फाल मणिपुर में है। उसके बाद सतत विकास के 4 मानक है। अंतरपीढ़ीगत समता, अंतरपीढ़ीगत अंतरापीढ़ीगत समता, फिर से अंतरपीढ़ीगत समता, अंतरापीढ़ीगत समता, लैंगिक असमानता एवं वहन समता। सतत विकास के 4 मानक है। अंतरपीढ़ीगत समता, अंतरापीढ़ीगत समता, लैंगिक असमानता एवं वहन क्षमता। और उसके बाद नवीकरणीयता, प्रतिस्थापन, अंतर्निर्भरता, अनुकूलनशीलता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता सतत विकास के मूलभूत विचार है।
सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सभी जीवधारियों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक एवं नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग स्वच्छ ईंधन, पर्यावरण हितैषी तकनीक, पारिस्थितिकी संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शासन की मजबूती आदि सतत विकास को प्राप्त करने की प्रमुख रणनीतियां हैं। और उसके बाद सबके लिए सतत ऊर्जा दशक 2024 से 2023 ईस्वी संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है। यानी कि सबके लिए सतत ऊर्जा दशक किस वर्ष को घोषित किए गए हैं? तो 2014 से 2023 तक। पर्यावरण संबंधित दिवस सप्ताह में जो इम्पोर्टेंट है, तो विश्व जल मग्नता यानी कि आर्द्र भूमि, जिसको वर्ल्ड वेटलैंड डे भी कहा जाता है, 2 फरवरी को। थोड़ा इसको फास्ट पढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाए जाते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, और उसके बाद विश्व संसाधन दिवस 10 अप्रैल को, जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, और उसके बाद तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को, और उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, और उसके बाद विश्व महासागर दिवस 8 जून को, और उसके बाद विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून को, और उसके बाद मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 जून को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, और उसके बाद विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। और उसके बाद ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 अक्टूबर, और उसके बाद वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर, इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर के बीच घोषित किए गए हैं। और विश्व शाकाहार दिवस 6 अक्टूबर, विश्व शाकाहार दिवस 6 अक्टूबर, विश्व शाकाहार दिवस 6 अक्टूबर, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, इंपॉर्टेंट है, विश्व खाद्य दिवस। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 18 अक्टूबर। इधर वन्य जीव सप्ताह कब घोषित किए? 2 से 8 अक्टूबर के बीच वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर के बीच घोषित किए गए हैं। और उसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक, वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर, वन्य जीव सप्ताह पूछेगा तो 2 से 8 अक्टूबर। और राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, राष्ट्रीय पक्षी विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। उसके बाद विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 28 नवंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 28 नवंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 28 नवंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 28 नवंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। वन महोत्सव जुलाई एवं फरवरी का प्रथम सप्ताह, वन महोत्सव कब मनाए जाते हैं? जुलाई एवं फरवरी का प्रथम सप्ताह, जुलाई एवं फरवरी का प्रथम सप्ताह, वन महोत्सव जुलाई एवं फरवरी का प्रथम सप्ताह, वन महोत्सव जुलाई एवं फरवरी का प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव मनाए जाते हैं। उसके बाद वर्ष 1987 ईस्वी की हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट, द ब्रंटलैंड रिपोर्ट से सतत विकास की आधुनिक अवधारणा प्राप्त की गई है। उसके बाद 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुए प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 21वीं शताब्दी में सतत विकास की प्राप्ति के लिए बनाई गई कार्य योजना 21 कहलाती है, एजेंडा 21 कहलाती है। उसके बाद रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 के अलावा पर्यावरण एवं विकास संबंधी रियो घोषणा पत्र तथा वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए वक्तव्य सिद्धांत पर भी सहमति बनी। उसके बाद रियो 10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जिसको पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से भी जाने जाते हैं। 2002 में एजेंडा 21 के क्रियान्वयन का लक्ष्य दोहराने के साथ ही
सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG को लागू करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। उसके बाद Rio+20 रियो ब्राजील 2012 में मुख्यतः 3 तथ्यों पर बल दिया गया: गरीबी में कमी लाना, स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत विकास। उसके बाद Rio+20 में सतत विकास के संबंध में 7 क्षेत्रकों का चयन किया गया: रोजगार, ऊर्जा, संपोषणीय शहर, खाद्य सुरक्षा, जल, समुद्र और आपदा प्रबंधन। और उसके बाद द फ्यूचर वी वांट Rio+20 सम्मेलन का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। द फ्यूचर वी वांट Rio+20 सम्मेलन का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इससे सतत विकास लक्ष्यों SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG की समाप्ति के साथ लागू करने की बात कही गई है। 70वें संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क 2015 में MDG के स्थान पर SDG 2030 को लागू किया गया। उसके बाद प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 ईस्वी में मनाया गया। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 ईस्वी में मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और प्रथम बार 1973 ईस्वी में मनाए गए थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने की थी। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत, यह सब इम्पोर्टेंट है, तो ऑस्ट्रेलिया ने की थी पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत। और उसके बाद प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुओका है। 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 प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक मसानोबु फुकुओका है। और उसके बाद विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय 23 मार्च 1950 को लागू हुआ था। और उसके बाद इसीलिए विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय 23 मार्च 1950 को लागू, इसलिए 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं। जलवायु का सही सूचकांक प्राकृतिक वनस्पति है। जलवायु का सही सूचकांक प्राकृतिक वनस्पति है। तो पहला टॉपिक खत्म होता है और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सब दूसरा टॉपिक पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र को शुरू करेंगे। तो कुल 6 वीडियो में पूरे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को ख़त्म कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।